फ्रैक्शन सबमर्ज्ड कि कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में सबमर्ज होता है कि ये कोई सॉलिड है और उसको हमने लिक्विड में प्लेस किया, इसकी डेंसिटी सिग्मा है और इसकी जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी रो है। इतना पोर्शन जो है वो लिक्विड के इनसाइड है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, कितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है। फ्रैक्शन सबमर्ज्ड क्या होगा, टोटल सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ये हो जाएगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम लिक्विड के इनसाइड है दैट इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये हो जाएगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा ये बॉयंट फोर्स, लिक्विड फोर्स अप्लाई कर रहा होगा यहाँ से चारों तरफ से, और इधर से होगा इसका mg वेट। इक्विलिब्रियम में है ये सॉलिड, इक्विलिब्रियम में है मतलब B इज इक्वल टू mg, B इज इक्वल टू mg। What is buoyant force? Buoyant force is the volume submerged into raw liquid into G is equal to mass of the solid. Mass of the solid is total volume into sigma into G. ये G और G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो Vs है Vs by V is equal to sigma by rho. Vs by V is what? Submerged volume divided by total volume. तो उतना ही फ्रैक्शन या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना परसेंटेज लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। सो Vs by V इंटू 100 कर देंगे तो यही तो हो जाएगा हमारा, ये हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सबमर्ज्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर परसेंटेज हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द परसेंटेज सबमर्ज्ड, percentage of solid submerged, percentage of solid submerged is equal to sigma by rho into 100, sigma by rho into 100। समझे? तो यहां से हम एक कंडीशन डेराइव करते हैं कि 3 कंडीशन है और इनको बताओ इनके हिसाब से सबमर्ज्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सपोज हम ऐसा सॉलिड लेते हैं जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है या लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो फ्रैक्शन सबमर्ज्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि अगर सिग्मा की वैल्यू डेंसिटी से कम है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या लेस देन 1 होगा। फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, पार्शियली सबमर्ज्ड, पार्शियली पार्शियली सबमर्ज्ड। और ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, कुछ पार्ट उसका बाहर रहेगा कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा और वो फ्लोट करता रहेगा। क्या करता रहेगा, वो फ्लोट करता रहेगा, फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अगर इक्वल है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर इक्वल, तो फ्रैक्शन क्या होगा 100%। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, मतलब जस्ट वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा, कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली सबमर्ज्ड, फुल्ली सबमर्ज्ड। स्टिल क्या होगा भाई, बॉयंट फोर्स और mg के बराबर ही है वहां पे भी, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा होगा। बट अगर डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो फ्रैक्शन सबमर्ज्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 का मतलब वो भाई वो तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही सबमर्ज हो सकता है एट मैक्सिमम, ज्यादा कैसे 100 200% कैसे सबमर्ज होगा।
तो इसका मतलब है ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में बॉयंट फोर्स वीक हो गया, mg ज्यादा हो गया, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की बहुत ही ज्यादा है। तो अगर डेंस ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसमें बोल सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट जो है फुल्ली सबमर्ज्ड होगा, फुल्ली सबमर्ज्ड होगा, submerged but it will sink, object will sink, सिंक। ऑब्जेक्ट विल सिंक। कि हाई डेंसिटी का सब्सटेंस अगर प्लेस करेंगे लिक्विड में तो वो सिंक कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। लो डेंसिटी का सब्सटेंस होगा, वुड होगा, कोई थर्माकोल पीस होगा, कुछ होगा लाइट डेंसिटी का, प्लास्टिक है कुछ, उसको हमने प्लेस किया तो वो क्या होगा, वो कुछ फ्रैक्शन सबमर्ज होगा और फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगा। इक्वल टू 1 होगा तो ठीक है, एग्जैक्टली 100% सबमर्ज होगा, बट वो इस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी कि डेंसिटी अगर सपोज करो कि ये ऐसा है तो हाई डेंसिटी का जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, सिंक करके बॉटम में आ जाएगा भाई, सिंक करके यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा इज मोर देन रो। हेलो, यस सर। सर सुनाई। यस सर। इक्वल है, इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल टू रो, तो ऐसे केस में क्या होगा, 100% सबमर्ज्ड, 100% सबमर्ज्ड, ऐसे होगा 100% सबमर्ज करके फ्लोट करता रहेगा। और कम है तो कुछ पार्ट बाहर होगा, कुछ पार्ट अंदर होगा, इस टाइप से होगा, फ्लोट करता रहेगा। तो कोई अगर पूछता है कि व्हाट इज कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की कंडीशन क्या है, तो हम क्या बताएंगे, सिग्मा शुड बी लेस देन और इक्वल टू रो, और डेंसिटी ऑफ Or equal सॉलिड to. शुड बी लेस देन और Yes, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इट इज कॉल्ड कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की कंडीशन है। ठीक है, समझ गए। यस सर। तो अब सर इसमें यहाँ पे अगर वुड और वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वो किस में आएगा? तुम्हें सर एक बताओ बार यार, ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। वुड वाटर किस में आएगा बताओ। किस में आएगा भाई बताओ कोई, वुड एंड वाटर का एग्जांपल अगर लेते हैं। सर वो थर्ड केस होगा। वुड की Yes, डेंसिटी कम होगी, फ्लोट करता है वुड, yes. ठीक है। सर ये सेकंड केस कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एक एग्जांपल, Job mark. एग्जांपल ऐसा कहाँ है, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हाँ मतलब एग्जैक्टली कौन सा एग्जांपल यार, पता नहीं और वो थर्ड के था। है। फर्स्ट केस का एग्जांपल क्या, कौन सा, सेम डेंसिटी का तो वैसे होता मिलता नहीं है, और अगर फ्रीज व्रीज करके भी बनाएंगे तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में डेंसिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे मान लो सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड को फ्रीज कर दिया, उसका बना दिया, तो सॉलिड लिक्विड में थोड़ा सा डेंसिटी का डिफरेंस आ ही जाता है, तो एग्जैक्टली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा कुछ, कि ये दोनों सेम सेम होने चाहिए। थर्ड का एग्जांपल कुछ कुछ लिक्विड का पार्ट ही हो सकता है, कि मान लो हमने वाटर है, वाटर का ही एक क्यूब ऐसे ले लिया, वाटर में ही एक पोर्शन ले लिया, ऐसे ले सकते, दोनों की डेंसिटी सेम है, मतलब ऑलमोस्ट ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है, सेम ही है। तो कंटेनर में कुछ ऐसे ऐसे लिक्विड है तो यही ले लेते हैं, ये पार्ट फ्लोट कर रहा है, 100% सबमर्ज्ड है, ठीक है। ऐसे ही सोच सकते हैं, सच तो कुछ एग्जांपल नहीं है इसमें। हाँ सर। आइस क्यूब है,
आइस क्यूब की जो एज है वो ए है और इसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सीसी, 0.9 ग्राम पर सीसी. Find the percentage of volume submerged. Find percentage of volume submerged. और ये लिक्विड का लेवल, लिक्विड का लेवल कुछ है H है. देखो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा, 2-3 क्वेश्चन जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर तुम गलत ही दोगे, इसीलिए सोच के आंसर देना. फाइंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड. फाइंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड. वॉल्यूम सबमर्ज्ड का परसेंटेज बताओ. सेकंड है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन एच. What is effect on H if ice completely melt down? What is the effect on height of liquid level when ice completely melts? बताओ. सर परसेंटेज 90%. परसेंटेज 90%. बिल्कुल. ये सोच रहा है गलत दूंगा. परसेंटेज 90%. F इज इक्वल टू सिग्मा बाई रो. सिग्मा इज इक्वल टू 0.9. वाटर की डेंसिटी होती है कितनी? रो इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी. 1 ये हो जाएगा 1. तो Yes. ये फ्रैक्शन जो होगा वो 0.9, फ्रैक्शन 0.9. परसेंटेज सबमर्ज्ड, परसेंटेज सबमर्ज्ड इज इक्वल टू 0.9 इंटू 100 हो जाएगा 90%. What is the effect on H if ice completely melts down? आइस के completely melt होने के बाद level will increase, decrease or remain same? Increase. remain same. क्यों? Increase. Remain same क्यों? ऐड करेगा. Increase, H increase. Yes. कुछ चीज बोल रहे हैं रिमेन सेम. रिमेन्स इंक्रीज क्यों होगा? मेल्ट करके वॉल्यूम ज्यादा बना देगा. ठीक है. रिमेन सेम क्यों है भाई? सर रिमेन सेम Ice क्यों? सर में आइस तो space होता है पहले ना। ही ऑक्यूपाई कर चुका होगा वॉल्यूम, तो मेल्ट होने से वही सेम ही रहेगा. ओह, आइस, आइस में स्पेस होता है ना, आइस में स्पेस तो होता है, आइस like का वॉल्यूम space- ज्यादा होता है ना वाटर से. वॉल्यूम ज्यादा होता है. तो वॉल्यूम से क्या मतलब है? ये तो सारा वॉल्यूम नहीं सबमर्ज्ड है, तो लेवल फॉल कर जाएगा. ज्यादा वॉल्यूम होता है आइस में तो कम वॉल्यूम बनेगा तो लेवल फॉल नहीं होगा. और कोई सोच लो जल्दी. रिवर्स इंजीनियरिंग से आंसर नहीं देना है. रिवर्स इंजीनियरिंग से आंसर दे रहे हैं कुछ वैज्ञानिक बंधु कि अच्छा अच्छा ये बोल रहे हैं गलत ही आंसर दोगे तो मैं गलत ही दे देता हूँ तो सही हो जाएगा. जो आ रहा है आंसर वही दोगे. डिक्रीज के फेवर में कोई नहीं? डिक्रीज, लेवल डिक्रीज. नो सर, अच्छा. सर डिक्रीज कैसे हो जाएगा? अरे कैसे, मैं तो वही पूछ रहा हूँ. कैसे हो जाएगा? एच जो आंसर जो है वो आंसर है लेवल सेम. नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इफ आइस कंप्लीटली मेल्ट्स. अब वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि सपोज सर कुछ ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना.
क्या है ऊपर? सपोज कि यहाँ पे ये सिनेरियो कंसिडर करते हैं, कैसे हम कंपेयर करेंगे? कंपेयर करने के लिए आइस का 90% सबमर्ज्ड है, आइस का ये 90% सबमर्ज्ड है, और ये है 90% सबमर्ज्ड। इसके बाद क्या किया हमने? मान लो आइस क्यूब को निकाल दिया, आइस क्यूब को लिक्विड से निकाला, तो लिक्विड से निकालने पे इतना जो है वॉल्यूम, मानते हैं कि यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो गई, ऐसी एक कैविटी क्रिएट हो गई। इस कैविटी का वॉल्यूम कितना होगा? इस कैविटी का वॉल्यूम वही होगा जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा, वॉल्यूम जितना सबमर्ज्ड। जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। अब आइस क्यूब को क्या किया हमने? मेल्ट कर दिया, आइस क्यूब को मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करके हमने वाटर बना दिया। कंप्लीटली मेल्ट करने पे ये कितना वाटर बन रहा है? यहाँ से कुछ वाटर फॉर्म हुआ आफ्टर मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के बाद मान लिया कि कुछ फाइनल वॉल्यूम बन रहा है, फाइनल वॉल्यूम बन रहा है, और ये जो है इनिशियल वॉल्यूम मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम के बराबर है। तो अगर इस केस में बिफोर मेल्टिंग जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था और आफ्टर मेल्टिंग जितना वॉल्यूम फॉर्म हुआ है, अगर वो दोनों सेम है तो लेवल विल रिमेन सेम। ठीक है। अगर वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जो वॉल्यूम सर हमें सबमर्ज्ड, पता कैसे चलेगा कि VS इज इक्वल टू VF? अबे कैलकुलेट करेंगे ना, रुक तो जाओ, ये तो अच्छा कंडीशन ठीक है सिनेरियो सर। लिख रहा हूँ। ये अजीब हाल है यार, पता कैसे चलेगा? वही तो पता करना है। वॉल्यूम सबमर्ज्ड की वैल्यू अगर ग्रेटर है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या, मेल्टिंग के बाद जो भी वॉल्यूम बन रहा होगा, अगर वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड से ज्यादा है तो H इंक्रीज। अगर जो वॉल्यूम फाइनली बन रहा है वो सबमर्ज्ड से कम है, मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ज्यादा है, तो लेवल क्या होगा? फॉल होगा। यही तीन सिनेरियो होंगे। यहां से जो वॉल्यूम फॉर्म हुआ है उस वॉल्यूम को अगर हम इसमें डालते हैं भाई, अगर सेम स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है तो लेवल में नो चेंज। ज्यादा वॉल्यूम फॉर्म हो रहा होगा तो कुछ ऊपर तक ओवरफ्लो करके आएगा तो लेवल इंक्रीज। ज्यादा वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, कम वॉल्यूम अगर फॉर्म हो रहा है तो लेवल विल डिक्रीज। ठीक है वैज्ञानिकों? ठीक। अब Yes, sir. यही करना है इसमें। तो व्हाट इज द सबमर्ज्ड वॉल्यूम? तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम मैं मान लेता हूं कितना उसका क्यूब का जो डायमेंशन लिया था वो था ए। क्यूब का डायमेंशन है ए, क्यूब का डायमेंशन है ए, और जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है, मुझे फ्रैक्शन सबमर्ज्ड पता है, वी एस डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई रो। सिग्मा इज इक्वल टू 0.9, रो इज इक्वल टू 1। व्हाट इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड? 0.9 इंटू वी, और v इज इक्वल टू व्हाट? v है ए क्यूब, तो ये 0.9 ए क्यूब का वॉल्यूम है स्पेस, जिसे बताया हमने 90% सबमर्ज्ड है। आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग मान लो एम के जी आइस है, तो वाटर तो एम के जी फॉर्म होगा, मास सेम होगा। तो मास अगर सेम होता है तो एम के जी आइस से एम के जी वाटर फॉर्म होगा, मतलब ऐसा मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, इसको लिख लेते हैं जो लोग नींद में हैं, बाद में कभी रिवाइज कर लिया अगर गलती से, मास ऑफ वाटर। तो दोनों का मास सेम है होगा, तो कितना मास आइस का है? आइस का जो मास है वो है टोटल वॉल्यूम ए क्यूब इंटू डेंसिटी, डेंसिटी 0.9। मास ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा? मास ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, और ये फॉर्म हुआ फाइनल वॉल्यूम जो फॉर्म हुआ मेल्टिंग के बाद। व्हाट इज वी एफ? वी एफ इज ऑल्सो 0.9 ए क्यूब। तो मेल्टिंग के बाद जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, जो लोग तुक्के से आंसर दिए या सोच के आंसर दिए, उसका जो है हमें ऐसे समझना है। मेल्टिंग के बाद जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है और मेल्टिंग से पहले जितना वॉल्यूम लिक्विड में था, अगर वो दोनों सेम होते हैं, मतलब आइस को कंप्लीटली मेल्ट करा के अगर उसमें डालेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा और लेवल में कोई भी चेंज नहीं होगा।
समझे? सर ये आपने वो जो VS/V जो लिखा है वो वाला एक बार बता दीजिएगा। कौन सा? जो सर आपने VS/V इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो जो वाला इक्वेशन डाले हैं। फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, VS by V is the fraction submerged is equal to sigma by rho. वही हाँ तो सर है। ठीक है। फिर सर आपने मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर जो किया। क्योंकि जितना आज मुझे मेल्टिंग के बाद बनाना ना, इक्वल था। अरे यार, जितना मास आइस होगा उतना ही तो मेल्ट होने के बाद वाटर बनेगा। 1 kg आइस से 1 kg वाटर बनेगा। यस अबे यस सर, हाँ। यस सर मत करो। सर मुझे लगा वो जो जार में जितना वाटर है उसका जो जार आइस का दोनों का मास इक्वल है। वही वही, नींद में यही है, बैठे हुए हैं, जार जितना है कर रहे हैं। जितने केजी का आइस है उतने ही केजी का वाटर फॉर्म होगा, उतने ही केजी का वाटर फॉर्म होगा। तो अब मेल्ट करने के बाद का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर सोच के देना है, सोच के आंसर देना है। नहीं दे पा रहे हो मत बोलना है, चुप रहना। कुछ लॉजिक से कि सपोज कि 2 लिक्विड्स हैं, ये 2 लिक्विड्स हैं और इसमें एक सिलेंडर है वो सबमर्ज्ड है, सिलेंडर यहाँ पे है और ये सिलेंडर सबमर्ज्ड है। 2 इमिसिबल लिक्विड हैं, 2 इमिसिबल लिक्विड हैं। इसकी डेंसिटी कुछ है, इसकी डेंसिटी मान लेता हूं मैं ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है। ये लेंथ जो है यहाँ से ये लेंथ L1 है, यहाँ से ये लेंथ L2 है और यहाँ से ये लेंथ L3 है। L1 है, L2 है, L3 है, ये लेंथ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। और डेंसिटी जो है इसकी मान लेते हैं कि सिग्मा है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है। अब मुझे ये बताना है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1। डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन। फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 2। चलो मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करो यार। फोर्स अप्लाइड बाय liquid 2, net force applied by liquid, net force applied by liquid। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। इसके लिए मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सोच के देखना कि उसमें कुछ गलती है, क्या गलती हो सकती है। गलती ढूंढने में तो वैसे एक्सपर्ट हो। तो ये जो है वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है। तो मैंने देखा कि बॉयंट फोर्स तो पढ़ ही लिया है। बॉयंट फोर्स में क्या होता है कि लिक्विड सबमर्ज्ड जितना होता है, तो लिक्विड सबमर्ज्ड इंटू रो लिक्विड इंटू जी होता है। तो ये 1 में कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड है, 1 में कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड है, 2 में कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड है। तो 1 में जो पोर्शन सबमर्ज्ड है उसके वजह से कुछ बॉयंट फोर्स होगा। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि दिस इज बॉयंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 में सबमर्ज्ड है। और कुछ पोर्शन जो है 2 में सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया बॉयंट फोर्स 2। बॉयंट फोर्स 1 और 2 का मैग्नीट्यूड क्या है? वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड जितना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम समझ कितना होगा? L2 इंटू ए, L2 इंटू ए इंटू रो लिक्विड इंटू रो 1 इंटू जी। व्हाट इज B2? B2 इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस लिक्विड, तो वो हो जाएगा L3A इंटू रो 2 इंटू जी।
और ये हो गया mg। सर B1 L1 नहीं होगा क्या? L2 आपने जो लिखा है। ये लो, नहीं, वॉल्यूम समझ तो ये होगा ना L2 इंटू ए। तो हाँ सर, हाँ सर। ये सही है या सही नहीं है, तो क्यों सही नहीं है, और सही है तो क्या है, सोच के बताओ जल्दी से। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, जिसका यूज़ कई महीनों से बंद कर दिया है। कम यूज़ करने से गायब हो सकता है, गलत यूज़ करने से डिस्ट्रॉय हो सकता है। सही यूज़ करो और बताओ। सर वो L3 होगा कि L2 प्लस L3 होगा? वॉल्यूम सबमर्ज्ड में गलती है। वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना वॉल्यूम है, L3 इंटू ए ही है वॉल्यूम सबमर्ज्ड। सर मतलब उस पॉइंट पे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो पूरा सिलेंडर कंसिडर करेंगे ना, तो उस टाइम पे L2 प्लस L3 हो जाएगा। पॉइंट तो यही है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, पूरा लिक्विड के अंदर टोटल वॉल्यूम थोड़ी सबमर्ज्ड है। लिक्विड 2 के अंदर तो कुछ वॉल्यूम ही है, सारा वॉल्यूम तो है नहीं। हाँ सर, तो फिर सर उसमें लिक्विड 1। मैं कैलकुलेट करता हूं कि इस साइड से जो फोर्सेस हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे फाइंड करना है यहाँ टॉप से फोर्स और यहाँ बॉटम से फोर्स। तो ऑब्वियसली तुम्हें ये समझ में आना होगा, अगर सोच पा रहे होगे, सच में मन से अगर सीखने के पर्सपेक्टिव से सोच रहे होगे, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, F2 तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि लिक्विड में हम बिलो जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो वहां पे हाई प्रेशर है, सेम एरिया है, तो F2 ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि यार B1 एक्ट कर रहा है, बट अगर मैं देखूं कि कोई पूछेगा कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1, तो वो लिक्विड 1 तो फोर्स डाउनवर्ड ही अप्लाई कर रहा है, लिक्विड 1 तो उसका फोर्स डाउनवर्ड ही अप्लाई कर रहा है। व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 2, वो तो अपवर्ड है। मैं एक बार कैलकुलेट करके फिर नेट फोर्स निकालता हूं। तो अगर मैं F1 कैलकुलेट करता हूं, F1 कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, F1 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर जो है वो हो जाएगा P नॉट प्लस L1 रो जी, L1, और ये डेंसिटी है रो 1 इंटू जी, और एरिया है A। F2 कैलकुलेट करते हैं, F2 इज इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस L1 रो 1 इंटू जी प्लस L2 वो भी रो 1 में है, L2 रो 2 इंटू जी प्लस L3 रो 2 इंटू जी इंटू एरिया A। F2 माइनस F1 अगर हम करते हैं, F2 माइनस F1 अगर करेंगे तो मुझे नेट फोर्स मिलेगा, यही है नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स, सबट्रैक्ट करो तो यहां से देखोगे P नॉट L1G और P नॉट L2G ये कैंसिल आउट हो जाएगा, P नॉट L1 रो 1G इंटू ए, और यहां से P नॉट L1 रो 1G इंटू ए कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे यहां से ये मिल जाएगा A L2 रो 2G प्लस A L3 रो 2G। What is this? A2 into L2. Sorry, A into L2. A into L2 is the volume submerged in liquid 1. Area into L3. Area into L3 is the volume submerged into liquid 2. तो ये हो जाएगा, this is equal to net force. Net force is equal to this V1 रो 2 इंटू जी, एक मिनट, यहाँ पे रो 1 तो है, वो रो 1 होगा सर ना? L2 रो 1 होगा। हाँ हाँ रो 1 होगा भाई। V1 रो 1 इंटू जी प्लस V2 रो 2 इंटू जी, मतलब इसको अगर मैं ऐसे मानूं कि ये है नेट फोर्स, ये आ रहा है वही कि वॉल्यूम 1 जितना लिक्विड में है और जितना वॉल्यूम लिक्विड 2 में है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू B1 प्लस B2।
बट ये फोर्स लिक्विड 1 नहीं अप्लाई कर रहा है, B1 जो है वो लिक्विड 1 नहीं अप्लाई कर रहा, B1 तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, B1 लिक्विड 1 नहीं अप्लाई कर रहा है, लिक्विड 1 किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑल्दो की नेट फोर्स अपवर्ड है और B1 उसमें आ रहा है, बट वो B1 किसने अप्लाई किया है, वो फोर्स यहाँ पे लिक्विड 2 ने अप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड 2 ने अप्लाई किया है। तो हम नेट फोर्स के कैलकुलेशन में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे B1 जो है वो 1 का, ऐसे B1 का जो बेसिक 1 का हमें फोर्स देखना है तो वो प्रेशर इनटू एरिया हम देखेंगे। तो सर फिर B1 आ क्यों रहा है इस फॉर्मूले में, B1 आ रहा है कि मान लो किसी लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड अगर हम रखेंगे, सपोज कि यहाँ पे 1 नहीं होता, इसके ऊपर 1 नहीं होता, तो यहाँ पे 1 के वजह से उतना प्रेशर नहीं होता नीचे, अगर ऊपर हम कोई लिक्विड रख देंगे तो भाई उसका वेट आएगा, उसके वजह से प्रेशर हर पॉइंट पे चेंज कर जाएगा। तो ऊपर 1 के होने की वजह से इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ गया, जिसके वजह से फोर्स इंक्रीज हो गया। तो वो फोर्स आ रहा है कितना, वो फोर्स आ रहा है ये। तो अगर हम नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स के लिए हम ये चीज लिख सकते हैं कि 1 बॉयंट फोर्स बाय लिक्विड 1 एंड बॉयंट फोर्स बाय लिक्विड 2। बट अगर स्पेसिफिकली हमसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स, डायरेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1, तो फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1 इज दिस मच एंड डाउनवर्ड। व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 2, लिक्विड 2 का जो है दिस मच इनटू अपवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स है ये, और नेट फोर्स का जो इक्वेशन आ रहा है वो हो जाएगा B1 plus B2. B1 is the buoyant force due to liquid 1 and B2 is the buoyant force due to liquid 2, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट ये समझना है कि ये जो B1 है वो लिक्विड 1 नहीं अप्लाई कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो 2 के वजह से आ रहा है। समझे कुछ ना सर, कहाँ ना, क्या है सब बता दिए, बोलो सोचो थोड़ा। सर F2 में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपने टोटल प्रेशर में लेके फिर आपने उसको अपवर्ड दिखाया है, तो वो POP अपवर्ड ही होगा लिक्विड 2 में। लिक्विड 2 में F2 अपवर्ड, F2 जो है हाँ वो सर, उसमें जो PO जो है प्रेशर वो भी अपवर्ड होगा। प्रेशर का फोर्स, और क्या किधर होगा, प्रेशर इनटू एरिया अपवर्ड डायरेक्शन में।